मेरा नाम करण है। उम्र अभी 31 साल है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। हमारा घर बहुत पुराना है, मेरे नाना के ज़माने का। 4 मंजिला हवेली, मोटी पत्थर की दीवारें, लकड़ी की जालीदार खिड़कियाँ, ऊंची छतें और सबसे नीचे एक बड़ा तहखाना जिसका दरवाज़ा पिछले 40-45 साल से बंद पड़ा था। बचपन से ही हमें सख्त मना किया जाता था कि तहखाने के पास कभी मत जाना। नाना कहते थे, वहाँ जहरीले सांप हैं, हवा नहीं है, दम घुट जाएगा, पुरानी चीज़ें रखी हैं, गिर जाओगे तो बहुत चोट लगेगी। लेकिन हम बच्चे होने के कारण कई बार चुपके से उस लोहे के दरवाजे के पास जाते थे। बहुत बड़ा ताला लगा रहता था। हम सिर्फ ताले पर हाथ फेरकर डरते डरते वापस आ जाते थे। 2025 की सर्दियों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उस वक्त मेरे पिता कैंसर के लास्ट स्टेज में थे। वो देहरादून के एक अस्पताल में एडमिट थे। माँ दिन रात उनके साथ रहती थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी रिया थी। रिया की उम्र उस वक्त 28 साल थी। हमारी शादी को 4 साल हुए थे। हम दोनों अभी बच्चे नहीं थे, लेकिन घर में सन्नाटा बहुत ज़्यादा था। एक रात करीब 1:30 बजे मुझे नींद टूटी। मुझे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा है। खट खट खट, आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। घर में पूरा सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद हवा से कोई खिड़की हिल रही है, लेकिन आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई। खट 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 खट। अब साफ सुनाई दे रहा था कि आवाज़ नीचे से आ रही है, तहखाने के दरवाजे की तरफ से। मैं उठकर बैठ गया। रिया गहरी नींद में थी। मैंने मोबाइल उठाया, टॉर्च जलाई और चुपके से नीचे गया। तहखाने का दरवाज़ा पुराना लोहे का था। उस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा ताला खुला पड़ा था। दरवाज़ा सिर्फ 2-3 इंच खुला था। अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई फ्रिज खुला हो। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वो और खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। टॉर्च मारी तो पत्थर की सीढ़ियां दिखीं, बहुत पुरानी, धूल से भरी। तभी आवाज़ फिर आई, इस बार बहुत करीब। करण, नीचे आ। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, इस बार थोड़ी धीमी, फुसफुसाते हुए। करण, मुझे देखना है, नीचे आ। आवाज़ बहुत परिचित लग रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किसकी है। मैंने हिम्मत करके पहला कदम रखा। सीढ़ी चरमराई, धूल उड़ी। नीचे बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरी सांस धुआं बनकर निकल रही थी। सीढ़ियाँ उतरते उतरते मैं तहखाने में पहुंच गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, बहुत बड़ा कमरा। चारों तरफ पुरानी लकड़ी की पेटियां, टूटी अलमारियां, पुराने सामान, धूल और मकड़ी के जाले। बीच में एक पुरानी लोहे की बेड थी। उस पर कोई चादर नहीं थी। तभी मेरी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी, धूल से ढकी हुई। मैंने पास जाकर देखा। तस्वीर में एक औरत थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन आंखें बहुत उदास। पीछे लिखा था, कमला, 1968। मैंने तस्वीर को हाथ लगाया, तभी पीछे से आवाज़ आई, वो मेरी तस्वीर है, मुझे छूने का हक सिर्फ मुझे है। मैं पलटा, कोई नहीं था, लेकिन अब आवाज़ मेरे ठीक पीछे थी। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, कुछ नहीं दिखा। तभी मैंने देखा, बेड के नीचे से एक हाथ निकल रहा था, बहुत पतला, सफ़ेद, नाखून बहुत लंबे और काले। वो हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चीखा और पीछे हटा। हाथ बेड के नीचे वापस चला गया। मैं भागकर सीढ़ियाँ चढ़ा, दरवाज़ा बंद किया, बाहर से ताला लगा गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने रिया को सब बताया। वो बहुत डर गई। उसने कहा, हम लोग यहाँ से चले जाएं, ये घर ठीक नहीं है। मैंने कहा, पापा अभी अस्पताल में हैं, हम कैसे छोड़कर चले जाएं? उसके बाद से हर रात कुछ न कुछ होने लगा। रात 2 बजे के आसपास तहखाने से खटखटाहट। कभी मेरे कमरे में पैरों की आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी रिया को सपने में एक औरत दिखती, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, सफ़ेद आँखें। कभी रात को मेरे कान के पास फुसफुसाहट, करण, नीचे आ, मुझे अकेला मत छोड़। 1 हफ्ते बाद मैंने हिम्मत करके फिर तहखाने में जाने का फैसला किया। इस बार मैंने एक छोटा सा एक्शन कैमरा साथ ले लिया। रात 1:55 बजे मैं नीचे गया। ताला पहले से ही खुला था, जैसे किसी ने पहले ही खोल रखा हो। मैंने कैमरा ऑन किया, सीढ़ियाँ उतरी। तहखाने में पहुंचते ही मैंने देखा, बेड के पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा नीचे की तरफ था। मैंने कैमरा उसकी तरफ किया। वो धीरे से सिर उठाई। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, होंठ कटे हुए, चेहरा पीला और सूखा हुआ। वो बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब साथ चलो। मैंने कैमरा गिरा दिया, भागने लगा।
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर गया। घुटने में बहुत चोट लगी। जब मैं ऊपर आया तो देखा कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह मैंने वीडियो देखा। वीडियो में मैं दिख रहा था सीढ़ियाँ उतरता हुआ। तहखाने में पहुंचा, फिर वो औरत दिखी, लेकिन कैमरे में उसका सिर्फ सिर दिख रहा था, शरीर नहीं, जैसे सिर्फ सिर हवा में तैर रहा हो। और वो बार बार मेरे नाम को पुकार रही थी, करण, करण, नीचे आ। उसके बाद मैंने तहखाने का दरवाज़ा बाहर से बोर्ड लगवा दिया, पत्थर चिनवा दिए, लेकिन आवाज़ें नहीं रुकीं। अब आवाज़ें मेरे कमरे से आने लगीं, कभी बिस्तर के नीचे से, कभी अलमारी के पीछे से, कभी मेरे तकिए के पास से। एक रात हालात और बिगड़ गए। रात करीब 2:10। मैं जाग गया क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरे तकिए के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली, कुछ नहीं दिखा, लेकिन कमरे में बहुत ठंड थी, मेरी सांस धुआं बन रही थी। तभी मैंने देखा मेरे बिस्तर के पास फर्श पर एक छोटा सा गीला निशान था, जैसे किसी ने गीले पैरों से खड़ा होकर पानी टपकाया हो, और वो निशान धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उठा, रिया भी जाग गई, वो चीखने लगी। हम दोनों कमरे से बाहर निकले, सीढ़ियों की तरफ देखा, तहखाने का दरवाज़ा फिर खुला पड़ा था, बोर्ड और पत्थर सब हट चुके थे। मैंने रिया को ऊपर वाले कमरे में छोड़ा और कहा, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। रिया रोने लगी, नहीं करण, मत जाओ प्लीज़। लेकिन मुझे जाना था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ली, एक छोटा सा लोहे का रॉड भी उठा लिया, नीचे गया। तहखाने में पहुंचते ही मैंने देखा बेड के पास वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक और साया था, एक मर्द का, लंबा, दुबला, पुरानी कुर्ता पजामा पहने हुए। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ सिर झुका हुआ था। औरत बोली, मैं कमला हूं और ये मेरे पति हैं। तुम्हारे नाना ने हमें यहाँ बंद कर दिया था 1968 में। हम जिंदा दफन कर दिए गए थे। अब हमारी बारी है तुम दोनों को हमारे साथ ले जाने की। मैं समझ गया, ये दोनों उस तहखाने में कैद थे। शायद मेरे नाना ने किसी पुरानी बात को छिपाया था, किसी संपत्ति के विवाद में या किसी और वजह से इन्हें मारकर या जिंदा दफन करके यहाँ छिपा दिया था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, बाहर निकलो, जाओ जहाँ जाना है। कमला हंसी, बहुत डरावनी हंसी। तुम्हें आज़ाद करने का हक नहीं है। तुमने हमारी तस्वीर छुई थी, तुमने हमारी आवाज़ सुनी थी, अब तुम हमारी हो। तभी उसके पीछे वाला साया आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब दिख रहा था, आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। मैंने रॉड से वार किया। रॉड उसके शरीर से गुजर गया, जैसे हवा में वार किया हो, लेकिन उसने मेरी बाजू पकड़ ली, बहुत ठंडी पकड़। मेरा हाथ सुन्न हो गया। मैं चीखा और पीछे हटा, सीढ़ियों की तरफ भागा। जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा रिया कमरे से बाहर आ गई थी। वो रो रही थी, उसके पैरों के पास भी वही गीला निशान था। हम दोनों भागकर घर से बाहर निकल गए, सड़क पर खड़े हो गए। ठंडी हवा चल रही थी, हम दोनों कांप रहे थे। सुबह होते ही मैंने नाना को फ़ोन किया। उन्होंने बहुत डरते हुए सब बताया। करण, वो कमला और उसके पति थे। तुम्हारे परनाना ने 1968 में उन्हें मार डाला था, किसी संपत्ति के विवाद में। उन्हें तहखाने में जिंदा बंद कर दिया था, फिर दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन लगता है उनकी आत्माएं अभी भी वहाँ हैं, और अब तुमने उन्हें जगा दिया है। मैंने पूछा, तो अब क्या करें? नाना ने कहा, तुम घर छोड़ दो, वो घर अब सुरक्षित नहीं रहा, और अगर वो तुम्हारे पीछे लग गई हैं तो बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ आत्माएं छोड़ने का नाम नहीं लेती। हमने उसी दिन घर छोड़ दिया, पापा को एक छोटे से कमरे में शिफ्ट करवाया। हम लोग रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पिछले हफ्ते एक रात फिर वही हुआ। रात 2:03। हम जिस कमरे में सो रहे थे वहाँ फर्श से खटखटाहट शुरू हो गई, धीरे धीरे, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। मैं उठा, रिया भी जाग गई। हमने देखा कमरे के कोने में एक छोटा सा गीला निशान बन रहा था। फिर धीरे धीरे वो निशान हमारे बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने रिया को पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। लाइट जलाई, लेकिन निशान अभी भी बढ़ रहा था। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, नंबर अननोन। मैसेज था, करण, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम कहीं भी जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमें जगा दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने नंबर ब्लॉक किया, लेकिन अगले दिन सुबह रिया ने मुझे बताया, करण, मुझे सपने में वो औरत दिखी। वो कह रही थी, अब हम तुम्हारे घर में हैं, तुमने हमें छोड़ा नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हर रात कुछ न कुछ होता है, कभी गीले पैरों की आवाज़, कभी फुसफुसाहट, कभी बिस्तर के नीचे से हाथ निकलने जैसा एहसास। हमने बहुत सारे पंडितों से बात की, सबने एक ही बात कही कि जिन आत्माओं को जिंदा दफन किया गया हो उन्हें शांति मिलना बहुत मुश्किल होता है,
और अगर किसी ने उनकी तस्वीर छुई हो या उनकी आवाज़ सुनी हो तो वो उस इंसान को अपना हिस्सा मान लेती हैं। कभी कभी वो पीढ़ियों तक पीछा करती हैं। मैं आज भी नहीं जानता कि आखिर ये कब खत्म होगा। क्या वो कभी चली जाएंगी या हम दोनों को भी उनके साथ ले जाना चाहती हैं? एक बात मुझे पता है, अब हम कहीं भी जाएं, रात 2 बजे के आसपास वो आवाज़ आ ही जाती है, करण नीचे आ। और मैं जानता हूँ एक दिन मेरी हिम्मत टूट जाएगी और मैं नीचे चला जाऊंगा, उस तहखाने में जहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई पुराना हिस्सा बंद पड़ा है जिसे कोई नहीं खोलता, तो उसे मत खोलना। कभी कभी कुछ चीज़ें बंद रहने के लिए ही बनाई जाती हैं। और अगर कभी कोई आवाज़ आए, नीचे आ, तो कृपया मत जाना, क्योंकि वहां जो इंतज़ार कर रहा है वो शायद तुम्हें वापस नहीं आने देगा।